हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है स्टडी IQIAS हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। इससे पहले की वीडियोस में हमने उत्तर अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और साथ में अफ्रीका महाद्वीप के तमाम सिनेरियो को कवर किया था। यहां पर हमने करंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इनकी इंपॉर्टेंट लोकेशन को भी समझा था। जैसे कि मैं उदाहरण के लिए प्रस्तुत करता हूं, जैसे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाए जाने वाले पेंगुइन क्यों चर्चा में है, इसके बारे में डिस्कस हुआ था। अफ्रीका महाद्वीप में जो सहारा मरुस्थल है, यहां पर चलाया जाने वाला ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का रिलेशन आप भारत से और साथ में इसी का रिलेशन आप चाइना से किस प्रकार से पाते हैं, और चाइना द्वारा चलाए जाने वाले ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को विश्व स्तर पर पर्यावरणविदों द्वारा क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है, इसके बारे में डिस्कशन हुआ था। और साथ में कैलिफोर्निया में पाई जाने वाली जो ओरफिश है, ये क्यों चर्चा में रही है, और साथ में यहां पर जो बाजा कैलिफोर्निया वाला सेक्शन है, यहां पर फॉरेस्ट फायर जो हो रहा है, इस सिनेरियो में किस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और साथ में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इससे आने वाले क्वेश्चन किस प्रकार से हो सकते हैं, इनके बारे में भी डिस्कशन हुआ था। दक्षिण अफ्रीका के बारे में, दक्षिण अमेरिका के बारे में हमने पूरे के पूरे सिनेरियो को कवर किया था। आज जिस महाद्वीप के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसका नाम है यूरोप महाद्वीप। देखिए भाई, सबसे पहले मैं आपको एक्चुअल मैप बता देता हूं कि यदि आप एक्चुअल मैप देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार का आपको देखने के लिए मिलेगा। परंतु यदि इस मैप में मैं आपको पर्वत, पठार या फिर यहां पर पाए जाने वाले जो मैदानी भाग हैं, यहां पर पाए जाने वाले जो स्टेपीज घास के मैदान हैं, इनको यदि मैं शो कराना चाहूंगा तो ये थोड़ा सा टफ रहेगा आपके लिए। मेरे लिए तो नहीं है, क्योंकि भाई मुझे पता होगा कि यहाँ पर स्टेपीज घास के मैदान हैं, यहाँ पर आपको पेरेनीज पर्वत देखने के लिए मिलेगा, ब्लैक फॉरेस्ट मिल जाएगा, तो मेरे लिए उतना टफ नहीं होगा। परंतु आपकी सूझबूझ के हिसाब से, आपके समझने के दृष्टिकोण से ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा। इसलिए एक मैप मैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा सरलीकृत बनाता हूं, और ये मैप कैसा है तो अब आप जरा देखना चालू करना। देखिए भाई, सबसे पहले ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर यहां पर आपको भूमध्य सागर देखने के लिए मिल रहा है, और भूमध्य सागर के ऊपर वाला ये जितना भी एरिया है, इसको नाम दिया जाता है यूरोप कॉन्टिनेंट वाला क्षेत्र। ठीक है, वैसे तो एक कॉन्टिनेंट की जो डेफिनेशन होती है वो कुछ इस प्रकार से है कि भाई एक ऐसा स्थल खंड हो जो कि चारों ओर से विशालकाय जलखंडों से घिरा हो, तो इसको नाम दिया जाता है एक महाद्वीप का, एक कॉन्टिनेंट का। परंतु जब आप यूरोप महाद्वीप की बात करते हैं तो यूरोप महाद्वीप में ये जो कंडीशन है, ये उतनी ज्यादा फुलफिल होती हुई आपको नजर नहीं आती। क्यों भाई? देखिए, अफ्रीका महाद्वीप को ध्यान से देखने पर आपको मालूम चलेगा कि इसके उत्तर में आपको आर्कटिक महासागर नजर आ रहा है, यहां पर अटलांटिक महासागर, और दक्षिणी भाग में आपको नजर आ रहा है भूमध्य सागर वाला सेक्शन। और इस साइड यदि आप देखें कहां पर, पूर्व की ओर, तो पूर्व में आपको एक पर्वत का विस्तार देखने के लिए मिलेगा, और इस पर्वत को नाम दिया जाता है क्या? यहां यूराल पर्वत। तो असल में ये तीन ओर से जलखंड से घिरा हुआ है, और एक ओर से ये स्थलखंड से घिरा हुआ है। और इसीलिए जब आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ते हैं या महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जब आप पढ़ते हैं, तो मेनली हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी PTT लेकर चलते हैं। तो यहां पर आप ये पढ़ते हैं कि हमारा जो पूरा पूरा विश्व है, ये लगभग 6 से 7 बड़ी प्लेटों और लगभग 20 छोटी प्लेटों पर बना हुआ है। इनमें से एक प्लेट का नाम आप पढ़ते हैं जिसको कहा जाता है यूरेशिया महाद्वीप की प्लेट। यूरेशिया का क्या अर्थ है? यूरेशिया का अर्थ होता है कि भाई एक ऐसी प्लेट जिसमें यूरोप प्लस एशिया दोनों ही महाद्वीप स्टैब्लिश हैं। तो यहां पर इन दोनों की संयुक्त प्लेट को नाम दिया जाता है यूरेशिया कॉन्टिनेंट की प्लेट। तो असल में याद रखना कि यह एक प्रकार का प्रायद्वीप है, और यह प्रायद्वीप किसका है? तो वर्ल्ड मैप जब आप देखेंगे तो वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंगली यह है यूरोप, यह है एशिया, इन दोनों को कंबाइनली कहा जाता है यूरेशिया, और यूरोप को यूरेशिया का एक प्रायद्वीप कहा जाता है। तो पहली बात, सबसे पहले यूरोप में आप यह याद रखें कि असल में ये एक प्रायद्वीप की भूमिका निभाता है, और दूसरी बात कि इसको प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप यानी कि पेनिनसुलास पेनिनसुला भी कहा जाता है। तो असल में ये यूरेशिया का प्रायद्वीप है, सबसे पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात भी, क्योंकि हम ये छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं। और यदि कहीं पर आपको यूरेशिया का प्रायद्वीप एज अ यूरोप देखने के लिए मिले तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ये नहीं होना है। और दूसरी बात, इसको प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है, प्रायद्वीप का प्रायद्वीप।
तो अब ये सिनेरियो क्या है कि भाई प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है, क्योंकि इसी पेनिनसुला को यदि आप देखेंगे, इसी प्रायद्वीप को यदि आप देखेंगे, तो इसके अंदर कई छोटे छोटे प्रायद्वीप भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। उससे पहले मैं इस पूरे मैप को कंप्लीट करता हूं हर बार की तरह। जैसा कि मैं बोलता हूं कि भाई आपका मैप जो है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई बस आपने खाना पूर्ति करने के लिए इसको बना दिया है ना। थोड़ा सा आप इसको इंटरेस्टिंग बनाने का प्रयास करें। इंटरेस्टिंग बनाने का अपना अपना तरीका होता है। मेरा ये है भाई कि मैं इसकी शेडिंग थोड़ा सा मन लगाकर करता हूं। यदि आपको ये पसंद आए तो आप ये भी कर सकते हैं, और अदरवाइज जो भी आपको लगता है कि इससे मेरा मैप अट्रैक्टिव लगेगा और औरों से थोड़ा सा भिन्न लगेगा, आप उस तरीके को यहां पर अपना सकते हैं, उस तरीके को आप यहां पर फॉलो अप कर सकते हैं। देखिएगा ये पूरा कंप्लीट, इसको मैं 1 मिनट कंप्लीट कर लेता हूं। तो देखिए भाई ये है यूरोप का मैप, और जब आप इसको कंप्लीट करेंगे तो अब मैं आपको यहां पर कुछ सागरों के बारे में पहले बता देता हूं। देखिए सबसे पहले इस एरिया में आपको एक जलसंधि देखने के लिए मिलेगी। इसको नाम दिया जाता है जिब्राल्टर स्ट्रेट वाला सेक्शन, या फिर इसको नाम दिया जाता है जिब्राल्टर जल संधि वाला क्षेत्र। और जिब्राल्टर जल संधि को मैंने पहले ही शायद बता दिया है आपको कि इसको भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहां पर आपको भूमध्य सागर देखने के लिए मिलेगा, और इस भूमध्य सागर के अंतर्गत आपको कई छोटे छोटे सीमांत सागर और इवन कई द्वीप भी देखने के लिए मिलेंगे, और कई ज्वालामुखी द्वीप भी आपको यहां पर प्रेजेंट दिखाई देते हैं। अब यहां पर याद रखो कि इस क्षेत्र के बाद, यानी कि ये जो येलो लाइन मैंने ड्रॉ की है, इसके बाद आपको कई प्रकार के यहां, जैसे एक बाल्टिक सागर, बोथनिया की खाड़ी, फिनलैंड की खाड़ी, ये तमाम प्रकार के एरिया देखने के लिए मिलेंगे। और यहां पर एक माउंटेन आपको मौजूद देखने के लिए मिलेगा, जो कि असल में एशिया महाद्वीप से इसको पृथक करने का कार्य करता है। उत्तर से दक्षिण तक इसका विस्तार है। एक नवीन वलित पर्वत की संज्ञा इसको दी जाती है, और साथ ही साथ इसकी जो हाईएस्ट पीक है, इसको नाम दिया जाता है माउंट नॉर्डन्या, यानी कि जहां पर यूराल पर्वत आपको दिखाई दे रहा है, रेड कलर की लाइन एटलस में मिलेगी, है ना। एटलस में उसको मार्क कर लेना। और नॉर्थ की ओर आपको एक चोटी भी नजर आएगी, जिसको नाम दिया जाएगा माउंट नॉर्डन्या वाला सेक्शन। तो यह हमारा यूराल पर्वत कुछ इस प्रकार से आपको ये विस्तृत देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये इसको नॉर्थ से साउथ की ओर इस प्रकार से विस्तृत करता हूं मैं। और यहां पर आपको दो सागरीय क्षेत्र या फिर वाटर बॉडी मिलती हैं। एक है काला सागर, और एक कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा, इसको नाम दिया जाएगा कैस्पियन सागर वाला एरिया। ये दोनों ही वाटर बॉडी हैं, एक है काला सागर और एक आता है कैस्पियन सागर वाला क्षेत्र। ठीक है, इन तमाम चीजों के बारे में एक एक करके डिस्कशन होगा। अभी केवल और केवल मैं आपके सामने मैपिंग के थ्रू इन सभी चीजों को, जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य होने वाले हैं आगे आने वाले समय में, इन सभी को मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, यह एक माउंटेन है, कॉकेशस पर्वत इसको नाम दिया जाता है। तो ये हुआ वाटर बॉडी वाला सेक्शन। ये एक और चीज है यहां पर जो मैं ड्रॉ करना भूल गया, जैसे कि लाइक यहां पर आपको सो कॉल्ड यूके देखने के लिए मिलेगा, यहां पर मिलता है आपको आयरलैंड, और जब आप आगे की ओर आते हैं तो इस भाग में यहां पर आपको आइसलैंड वाला सेक्शन देखने के लिए मिलेगा। यूके, आयरलैंड, और ये है आइसलैंड वाला एरिया। फिर यहां पर जैसे फेरोर आइलैंड है, उनको भी मैं थोड़ी देर बाद ड्रॉ करूंगा, आवश्यकता पड़ेगी तो, अदरवाइज उनको ड्रॉ नहीं करूंगा।
देखिए, तो एक तो हो गया हमारा यूराल पर्वत। अब इसी प्रकार से और भी कई माउंटेन्स आपको यहां पर लोकेट देखने के लिए मिलेंगे, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एक जो पर्वत आता है, इसको नाम दिया जाता है स्कैंडिनेविया पर्वत। ठीक है, स्कैंडिनेविया पर्वत का नाम आई थिंक आपने पहले सुना होगा, जहां मैं आपको यह बता रहा था कि जो हमारी पृथ्वी की आयु है ये 4.3 बिलियन ईयर है, और इस 4.3 बिलियन ईयर के अनुसार यदि हम देखें तो हमारी पूरी अर्थ का जो सबसे पुराना भाग आता है, इसको नाम दिया जाता है प्रायद्वीपीय भारत का सिंहभूमि प्रदेश। ये बात मैंने आपके साथ पहले भी साझा की थी। कहां पर? तो जब मैं आपको क्वीन एलिजाबेथ द्वीप समूह के बारे में डिस्कस कर रहा था, और जब मैं आपको बता रहा था साथ में अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। ये अफ्रीका महाद्वीप विश्व का सबसे पुराना भूखंड है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो यहीं पर मैंने आपको बताया था कि असल में एक माउंटेन है यूरोप में जिसको स्कैंडिनेविया पर्वत की संज्ञा दी जाती है, तो वो माउंटेन यही है। स्कैंडिनेविया पर्वत हो, ग्रीनलैंड वाला एरिया हो, चाहे आप पाएंगे कि कैनेडियन शील्ड वाला एरिया हो, यदि आयु के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये सभी एक ही क्रम के माने जाते हैं। यहां पर पाई जाने वाली चट्टानों का जब अध्ययन किया गया तो यहां पर पाई जाने वाली चट्टानों की आयु लगभग समान देखने के लिए मिली। मैंने प्रायद्वीपीय भारत का नाम नहीं लिया है, प्रायद्वीपीय भारत इन सबसे पुराना है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब आगे की ओर आते हैं, तो यहां पर जिस प्रकार से स्कैंडिनेविया पर्वत है, उसी प्रकार से एक और पर्वत श्रृंखला आपको यहां इटली के जस्ट ऊपर देखने के लिए मिलेगी, और इस पर्वत श्रृंखला को नाम दिया जाता है अल्पाइन श्रेणी। तो कुल मिलाकर आई थिंक आप समझ पाए होंगे कि मैं अभी तक क्या ड्रॉ कर रहा हूं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट यहां पर माउंटेन रेंजेस हैं, मैं उनके बारे में अभी आपके साथ साझा कर रहा हूं बस। ठीक है, तो इसको आप ड्रॉ कर लीजिएगा, फिर इनकी डिटेलिंग करना हम प्रारंभ करेंगे। जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं अब इटली में भी ले जाता हूं। तो जब आप इटली में देखेंगे तो यहां पर भी एक पर्वत श्रृंखला आपको दिखाई देगी, इसको नाम दिया जाता है एपिनाइन। अभी मैं इनकी नेमिंग कर दूंगा। और साथ में यहां पर जब आप आते हैं तो इसको नाम दिया जाता है पिंडस। ठीक है, अब एक बात जरा आप ध्यान से समझना, यदि इसकी पीडीएफ आपको चाहिए हो और आप ये सोच रहे हो कि यार मैं इत्मीनान से बैठकर ड्रॉ करूंगा, तो आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना मेरे टेलीग्राम हैंडल से। मेरे टेलीग्राम हैंडल का नाम है अभिषेक कुमार ज्योग्राफी। जब आप यहां पर जाएंगे तो ये आपको पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल मिल जाएगा, फिर आप आराम से इसकी ड्राइंग बना सकते हैं, यानी कि इसके नोट्स बना सकते हैं कुल मिलाकर। तो ये है यहां पर पाए जाने वाले कुछ माउंटेन्स। अब याद रखो कि ऐसे ही कई और पर्वत श्रृंखलाएं आपको मध्यवर्ती भाग में भी देखने के लिए मिलेंगी। कहां पर? तो इस सेक्शन को नाम दिया जाता है मध्यवर्ती पठारी और पर्वतीय क्षेत्र वाला एरिया, दैट इज मध्यवर्ती पठारी और पर्वतीय क्षेत्र। यहां पर कई पठार भी हैं और कई पर्वत भी हैं, जैसे कि वाशेस पर्वत हो गया, प्रेनीज पर्वत हो गया, है ना, ये सब ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन हो गया। ये सभी माउंटेन्स आपको इस रीजन में देखने के लिए मिलेंगे जहां पर मैंने ये ब्लू कलर से ड्रॉ किया हुआ है। अब जैसे मैं कुछ पर्वतों, कुछ पठारों की यदि मैं यहां पर बातचीत करता हूं, तो ये है मैसिफ का पठार। ठीक है, जब आप इसी के आगे जाते हैं तो आपको यहां लोकेट मिलता है मैसेटा का पठार। अब ऐसा नहीं है कि भाई जितने में मैंने ये ब्लू कलर की लाइन ड्रॉ की है केवल और केवल उतने में ही इन पर्वत और पठारों का विस्तार है। मैं बताना ही चाह रहा हूं कि इस पूरे क्षेत्र में जहां पर आपको पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, है ना, जर्मनी, ये सब देखने के लिए मिल रहे हैं, वहां पर इन पर्वतों का और पठारों का विस्तार आपको अवश्य देखने के लिए मिलेगा। तो भाई इसको आप कवर कर लेना। आफ्टर दैट वापस से ऊपर आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपके साथ क्या बताया, इसको मैं रब कर देता हूं। ये सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि असल में ये यूरोप महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप 3 ओर से जलखंड से घिरा हुआ है। मैंने कुछ लिखा नहीं है अभी तक, आराम से याद करना है, याद करते जाना है इसको। ठीक है, मैंने बताया कि 3 ओर से ये जलखंड से घिरा हुआ है, तो ये प्रायद्वीप है असल में। और प्रायद्वीप ये किसका है? तो यूरेशिया का। अब 3 ओर से जलखंड से घिरा है, तो चौथी ओर आपको यूराल माउंटेन देखने के लिए मिलेगा। और फिर मैंने इसी क्रम में यहां पर मौजूद कुछ पर्वतों को यहां ड्रॉ किया। ठीक है, जैसे सबसे पहले स्कैंडिनेविया पर्वत, अल्पाइन श्रेणी जिसको एल्प्स पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, एपिनाइन, पिंडस, इनकी नेमिंग मैं अभी करूंगा, कॉकेशस पर्वत। और फिर मैंने आपको मध्यवर्ती पठारी और पर्वतीय क्षेत्र के बारे में बताया कि यहां पर कुछ पर्वत और पठारी क्षेत्र विद्यमान है। अब यहां पर मैसेटा और मैसिफ पठार के बारे में मैंने आपको बताया, अभी मैंने डिटेलिंग नहीं की है, अभी मैं करूंगा। अब मैं कुछ और ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में यहां पर आपसे बातें साझा करता हूं, जैसे कि लाइक जब आप इस एरिया को देखते हैं तो ये इस पूरे सेक्शन को नाम दिया जाता है उत्तर पश्चिमी उच्च भूमि वाला एरिया।
दैट इज ये कुछ इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिलेगा। उत्तर पश्चिमी उच्च भूमि, उत्तर पश्चिमी उच्च भूमि कहे जाने के पीछे का आशय मैं आपको बता देता हूं कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको स्कैंडिनेविया पर्वत के बारे में बताया था। तो असल में स्कैंडिनेविया पर्वत का विस्तार जिन जिन देशों में है उन सभी को सम्मिलित रूप से हमने इस उत्तर पश्चिमी उच्च भूमि के अंतर्गत शामिल कर दिया है। बस इतना सा सिनेरियो है। अब स्कैंडिनेवियन माउंटेन क्या है, नॉर्डिक नेशन क्या होते हैं, स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप के अंतर्गत कौन कौन से देशों को शामिल किया जाता है, तो उसके लिए आपको इस मैप के कंप्लीट होने का वेट करना पड़ेगा और वीडियो में आगे तक बना रहना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैं कंप्लीट कर देता हूं। सो सबसे पहले उत्तर पश्चिमी निम्न भूमि, इसके नीचे आएंगे तो मध्यवर्ती पठारी और पर्वतीय क्षेत्र। अब इसके बाद वाला ये जो पूरा पूरा सेक्शन बचा, यह है घास का मैदान वाला एरिया। और बट ऑब्वियस है कि यदि आप यूरोप को देखेंगे तो यूरोप किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है, तो भाई यह है हमारी कर्क रेखा जो कि इस प्रकार से गुजरती है, यह है भूमध्य रेखा और यह आती है मकर रेखा और इसके ऊपर स्थित है यूरोप। तो ये जो पूरा का पूरा यूरोप है, यह असल में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो यहां पर पाई जाने वाली जो जलवायु है ये शीतोष्ण कटिबंधीय है, इसीलिए यहां पर पाए जाने वाले जो घास के मैदान हैं इनको भी शीतोष्ण घास के मैदान के अंतर्गत ही रखा जाएगा, यानी कि एक प्रकार के टेम्परेट ग्रासलैंड एरिया हैं ये। तो कहां पर इनका विस्तार आता है, तो मेनली जो यूरोप के उत्तर वाला भाग है, यानी कि इस वाले एरिया में आपको इन घास के मैदानों का विस्तार देखने के लिए मिलेगा। परंतु ऐसा नहीं है कि केवल और केवल इतने ही भाग में मिलता है ना। इतने भाग में जो घास के मैदान है वहां पर विटिकल्चर के द्वारा शराब का उत्पादन होता है, परंतु पूरा यूरोप शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में आता है। और यहां पर याद रखो कि घास के मैदान आपको हर एक एरिया में विस्तृत देखने के लिए मिलेंगे। और यदि इसलिए देखा जाए तो मैं जहां जहां पर अब ग्रीन कलर से ड्रॉ करूंगा, आप ऐसा मानकर चलिएगा कि वहां वहां पर आपको घास के मैदानों का विस्तार देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि भारत में यदि देखा जाए तो भारत के दो एरिया के जो घास के मैदान है ये बहुत ज्यादा फेमस है। एक है उत्तराखंड और एक आता है जम्मू कश्मीर, यानी कि गुलमर्ग, सोनमर्ग, बुग्याल और पयाल। परंतु इसका मतलब यह है क्या कि हिमाचल प्रदेश में ये शीतोष्ण घास के मैदान नहीं है या फिर पर्यटन क्षेत्र नहीं है? आंसर इज नो। हर जगह पर आपको, जैसे सिक्किम वाला एरिया हो गया, अरुणाचल प्रदेश वाला सेक्शन हो गया, यहां पर भी तो आपको शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों का विस्तार भले ही कम डेंसिटी में, कम क्षेत्रफल में कम देखने के लिए मिले, परंतु विस्तार देखने के लिए मिलता तो है। तो भाई वृहदाकार भले ही इनका विस्तार ना हो, परंतु छोटा मोटा विस्तार है, यह भी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां पर मैं ग्रीन कलर से जहां जहां पर इन घास के मैदानों को ड्रॉ कर रहा हूं, इन सभी एरिया में आपको इनका विस्तार देखने के लिए मिलेगा। ये बात आई थिंक आप समझ गए होंगे कि मैं आपको पहुंचाना कहां जा रहा हूं और साथ में समझाने का मेरा क्या प्रयास है आपको। ठीक है, तो इनको भी ड्रॉ कर लेते हैं।
तो ये है यूरोप के उत्तर का मैदान, यानी कि अब यहां पर पूरा पूरा यूरोप का मैप बनकर तैयार है। अब इन दोनों ही मैप के आधार पर एक एक करके हम तमाम सिनेरियो को डिस्कस करना चालू करते हैं। देखिएगा भाई, सबसे पहले मैंने आपके साथ साझा किया था कि इसको प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। अब किस प्रकार से, सबसे पहले उसी बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, अरे जस्ट अ सेकेंड, क्या हो गया भैया आपको, है ना। सबसे पहले उसी के सिनेरियो में हम डिस्कस करते हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। देखो भाई, यदि आप यूरोप महाद्वीप के पूर्वी भाग में देखते हैं तो आपको यहां पर एक सागरीय क्षेत्र नजर आएगा। इसको नाम दिया जाता है, दैट इज अटलांटिक महासागर वाला सेक्शन। ये है हमारा अटलांटिक महासागर। और अटलांटिक महासागर के ही कुछ सीमांत सागर हैं, इनको जरा हम देख लेते हैं। जैसे ये है यूके वाला एरिया। और यदि बात की जाए यूके की, अब जहां पर जो कंसेप्ट निकल के आएगा मैं वहां पर उस कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करते जाऊंगा, ठीक है। यूके यानी कि दैट इज यूनाइटेड किंगडम। और यदि यूनाइटेड किंगडम की बात की जाए तो असल में याद रखिएगा कि ये दो किंगडम से मिलकर बना है। एक का नाम आता है ब्रिटिश किंगडम और एक आता है आयरिश किंगडम। ब्रिटिश किंगडम में 3 देशों को शामिल किया जाता है। किंगडम है ना, यहां पर ब्रिटिश किंगडम की बात हो रही है। और ब्रिटिश किंगडम के अंतर्गत 3 देशों को शामिल किया जाएगा। और ये कौन कौन से हैं? तो एक आता है ब्रिटेन, एक आता है स्कॉटलैंड और एक आता है वेल्स वाला सेक्शन। सबसे पहले दैट इज यहां पर ब्रिटेन, ब्रिटेन के बाद आपको देखने के लिए मिलेगा स्कॉटलैंड और स्कॉटलैंड के बाद आपको देखने के लिए मिलता है वेल्स। अच्छा, ये वेल्स भी 2 हैं, ठीक है। एटलस में जाकर देखना तो आपको 2 वेल्स देखने के लिए मिलेंगे। एक है नॉर्थ वेल्स और एक आता है साउथ वेल्स वाला सेक्शन। साउथ वेल्स आपको न्यूजीलैंड के पास देखने के लिए मिलेगा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के समीपवर्ती एरिया में। यहां पर नॉर्थ वेल्स वाला एरिया है, इसको हम केवल और केवल वेल्स बोल रहे हैं, ठीक है। और जो सेकेंड किंगडम आता है इसमें शामिल किया जाता है, इसे नाम दिया जाता है आयरिश किंगडम का। और आयरिश किंगडम में एक देश आता है, उसका नाम है आयरलैंड। परंतु क्या पूरा पूरा आयरलैंड? आंसर इज नो। यहां पर आयरलैंड का केवल और केवल उत्तरी भाग, यानी कि उत्तरी आयरलैंड को इसमें शामिल किया जाता है। और इन सब को मिलाकर नाम दिया जाता है यूनाइटेड किंगडम का। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस ब्रिटेन के जो नवनिर्वाचित पीएम है उनका नाम क्या है। ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहे थे, शायद आपको इनके बारे में पता होगा। ये वाला जो एरिया है ये है भाई हमारा आयरलैंड, ठीक है। और आयरलैंड का उत्तरी भाग, इसको नाम दिया जाता है उत्तरी आयरलैंड। ये जो येलो कलर से मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। जब आप इसी सिनेरियो में आगे बढ़ते हैं तो ये जो ब्रिटेन वाला एरिया है इसके नीचे वाले सेक्शन को जब आप देखते हैं तो यहां पर आपको एक सागरीय क्षेत्र देखने के लिए मिलेगा। इसे नाम दिया जाता है इंग्लिश चैनल का, ठीक है। यहां पर कुछ इस प्रकार से मैं एरो करके लिखता हूं यहां। इसे नाम दिया जाता है इंग्लिश चैनल का। और इंग्लिश चैनल के जस्ट बाजू में यदि आप देखते हैं तो आपको डोवर जलसंधि देखने के लिए मिलेगी, दैट इज इंग्लिश चैनल, ठीक है। चैनल मतलब कि अ नैरो शैलो सी, है ना, यानी कि सकरा और उथला सागर। इस वाले एरिया में आपको एक और जलसंधि नजर आती है, इसको नाम दिया जाता है डोवर की जलसंधि। और डोवर जलसंधि क्या कार्य करती है? तो इसके 2 कंसेप्ट हैं। एक तो इंग्लिश चैनल को ये उत्तरी सागर से जोड़ती है डोवर जलसंधि, और इंग्लिश चैनल ऑलरेडी पार्ट है किसका? तो ये भाग है अटलांटिक महासागर का। तो भाई ऐसा भी कहा जा सकता है कि अटलांटिक महासागर को ये उत्तरी सागर से जोड़ती है। नहीं समझ में आ रहा है तो उत्तरी सागर कहां पर है ये भी मैं बता देता हूं कि ये वाला जो एरिया दिख रहा है जहां पर मैं मार्किंग कर रहा हूं कुछ इस प्रकार से, इसे नाम दिया जाता है भाई उत्तरी सागर वाला सेक्शन। अब देखो, जिस हिसाब से मैं जमा कर लिख रहा हूं ना, इसका भी एक कारण है, क्योंकि यहां पर बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत सारे सागरीय क्षेत्र आएंगे, बहुत सारे चैनलों के बारे में बातचीत करूंगा, संख्या में नहीं, उनके तथ्यों की बात कर रहा हूं मैं। तो इसीलिए मैं इसको बड़े ही सिस्टमैटिक मैनर में लिख रहा हूं। आप भी इसी प्रकार से लिखने का प्रयास करें। ये है उत्तर सागर वाला एरिया। अब यदि आप उत्तर सागर को देखेंगे तो ये इंग्लिश चैनल से जुड़ता है डोवर जलसंधि के माध्यम से, और इंग्लिश चैनल ऑलरेडी पार्ट है किसका? इस अटलांटिक महासागर का। अब जरा आगे बढ़ना, तो जहां पर आपको उत्तरी सागर नजर आ रहा है, इसी के जस्ट ऊपर यदि आप देखेंगे तो एक और वाटर बॉडी है, इसको नाम दिया जाता है नॉर्वेजियन सागर वाला क्षेत्र। नजर आ रहा है? ये पूरा पूरा जो सेक्शन है इसे नाम दिया जाता है नॉर्वेजियन सागर का।
और यदि बात की जाए नॉर्वेजियन सागर की, तो यहां से एक जलधारा निकलती है जो कि गर्म जलधारा है, और इसको कहा जाता है नॉर्वेजिया की गर्म जलधारा, दैट इज नॉर्वेजियन सागर। और यहां से कुछ इस प्रकार से ये जलधारा निकलती है, ऊपर की ओर जाती है यूरोप के उत्तरी भाग से, यानी कि यूरोप के उत्तर से कुछ इस प्रकार से ये प्रवेश करती है, और इसको कहा जाता है नॉर्वेजिया की गर्म जलधारा। अब इसका क्या सिनेरियो है, तो थोड़ी देर रुकना, वीडियो में आगे इसके बारे में डिस्कस होने वाला है, और ऐसा वैसा नहीं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कस होने वाला है। यदि ये जलधारा नहीं होती तो याद रखो कि रशिया की जो पावर है ये बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती, यानी कि ये जलधारा है, इसीलिए रशिया यहाँ पर मौजूद अपने पोर्ट के द्वारा व्यापार कर पाता है। अन्यथा की स्थिति में इसका जो यहाँ पर मौजूद बंदरगाह है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह माना जाता है, कोई काम का नहीं रह जाता है। इसको नाम दिया जाता है मोरमोस्क बंदरगाह। ठीक है, तो ये नॉर्वेजियन जलधारा है जो कि नॉर्वेजियन सागर से निकलती है, और साथ में ये अटलांटिक महासागर को पिघलाने का कार्य करती है। अब देखो, कुछ अन्य सागरीय क्षेत्र भी हैं, उनकी भी मैं बात कर लेता हूं। और ये अन्य सागरीय क्षेत्र कौन से हैं, तो सबसे पहले उत्तर सागर से जब आप आगे की ओर अंदर की ओर जाते हैं, जहां पर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड वाला एरिया नजर आ रहा है, तो सबसे पहले जो सागरीय क्षेत्र मिलेगा दैट इज बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर के ऊपर वाला जो एरिया है, इसको नाम दिया जाता है बोथनिया की खाड़ी, तो दैट इज ये है बाल्टिक सागर वाला एरिया। बाल्टिक सागर के जस्ट ऊपर यदि आप जाएंगे तो बोथनिया की खाड़ी वाला सेक्शन मिलेगा, और इसके ऊपर यदि आप जाते हैं तो आपको फिनलैंड की खाड़ी देखने के लिए मिलेगी। इनको भी मार्क कर लेना। अब इनके कंसेप्ट एक के बाद एक सुनते जाइए। मैं एक ब्लैंक बोर्ड ले लेता हूं और साथ में वहां पर मैं बताना चालू करता हूं। अच्छा, अभी तो खत्म ही नहीं हुआ। ठीक है, तो यहां पर आएंगे अब आप, तो यहां आपको कुछ और सागरीय क्षेत्र मिलेंगे, जैसे कि एक और सागर है यहां पर सफेद सागर, और इस सफेद सागर को कहा जाता है सी ऑफ सेवन सीज, यानी कि 7 सागरों का सागर के नाम से इसको जाना जाता है। दैट इज व्हाइट सी लिखा होगा वहां पर, या फिर सफेद सागर लिखा होगा। और सफेद सागर के जस्ट ऊपर यहां पर, जहां पर मैंने सफेद सागर नोट डाउन कर दिया है, इसको मैं थोड़ा सा साइड करता हूं। यदि आप यहां आएंगे तो आपको एक और सागरीय क्षेत्र मौजूद दिखाई देगा, और इसको नाम दिया जाता है बेरेंट सागर वाला एरिया। तो बेरेंट सागर विस्तार है असल में किसका, आर्कटिक महासागर का, और इसी बेरेंट सागर का विस्तार है सफेद सागर। और इसी सफेद सागर के तट पर रशिया का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह, दैट इज इसको नाम दिया जाता है मोरमोस्क पोर्ट। ये मोरमोस्क बंदरगाह आपको यहां पर स्थित देखने के लिए मिलेगा। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। ठीक है, देखिएगा भाई, सबसे पहले यदि बात की जाए तो यहां पर आपको अटलांटिक महासागर देखने के लिए मिल रहा है। अटलांटिक महासागर के जितने भी सीमांत सागर हैं उनके नाम मैंने यहां पर लिखे हुए हैं। इंग्लिश चैनल के बारे में मैंने आपको बताया है, और ये इंग्लिश चैनल के बारे में याद रखिएगा कि ये किस किस के मध्य में स्थित आता है। तो यहां पर आपको एक देश मिलेगा, इसे नाम दिया जाता है फ्रांस का, और फ्रांस तथा इस लंदन, यानी कि ब्रिटेन की राजधानी जो लंदन है, उसके मध्य में ये इंग्लिश चैनल आपको स्टैब्लिश या फिर स्थित देखने के लिए मिलेगा। इसी के बाजू में डोवर जल संधि है, जो कि इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ती है, और इसी उत्तरी सागर के ऊपर भाग में या फिर उत्तर की ओर आपको नॉर्वेजियन सागर स्थित दिखाई देता है, जहां से नॉर्वेजिया की गर्म जलधारा निकलती है, जो कि मोरमोस्क बंदरगाह के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखना कि यह जलधारा है, इसीलिए इस मोरमोस्क बंदरगाह के आसपास का जो सागर है, यानी कि सफेद सागर, इसमें जमी हुई बर्फ पिघलती है, क्योंकि असल में यहां से गुजरता है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाला क्षेत्र, यानी कि आर्कटिक व्रत वाला एरिया, और यहां पर सौर्यताप की जो मात्रा है ये बहुत ही ज्यादा कम प्राप्त होती है, और इसीलिए आर्कटिक सर्कल के ऊपर वाला जो भी क्षेत्र है ये वर्ष भर हिमाच्छादन के लिए जाना जाता है। परंतु ये जो नॉर्वेजिया की गर्म जलधारा है ये इसके ऊपर से प्रवाहित होती है, और यहां पर जमी हुई जो बर्फ है
इसको पिघलाने का कार्य करती है, जिसके कारण पिघलता है बेरेंट्स सागर, बेरेंट्स सागर के पिघलने के कारण पिघलता है सफेद सागर, और सफेद सागर के पिघलने के कारण यहां पर जो पोर्ट है यह चालू हो पाता है। और याद रखें कि ये जो जलधारा है ये वर्ष भर चलती है, यानी कि वर्ष भर यही घटना चलती रहती है। और यही कारण है कि रशिया इस मर्मोस बंदरगाह के थ्रू वर्ष भर अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट की एक्टिविटी को अंजाम दे पाता है। साथ ही साथ याद रखो कि यहां पर ये जो सागरीय क्षेत्र है ये कई छोटी छोटी झीलों के रूप में भी यहां अंदर आपको मौजूद देखने के लिए मिलेगा। इवन यहां रशिया का एक महत्वपूर्ण शहर भी है जिसको लेनिनग्राद का नाम दिया जाता है, इस सेक्शन में आपको देखने के लिए मिलेगा लेनिनग्राद। लेनिन का नाम शायद आप जानते होंगे, कमेंट सेक्शन में बता देना। यह भी एक इंपॉर्टेंट सिटी के रूप में जाना जाता है ड्यू टू इस नॉर्वेजियन की गर्म जलधारा के कारण। यदि लेनिनग्राद ना मिले तो आप यहां पर सेंट पीटर्सबर्ग या फिर सेंट पिट्सबर्ग नाम भी लिख सकते हैं, है ना। ये दोनों ही एक ही सिटी के दो नाम हैं, सेंट पीटर्सबर्ग या फिर लेनिनग्राद, याद रखना है आपको। ठीक है, जब आप इससे आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा भाई यहां पर आपको बाल्टिक सागर, बोथनिया की खाड़ी और फिनलैंड की खाड़ी वाला एरिया देखने के लिए मिलेगा। और इसी के जस्ट बाजू में यानी कि यहां आपको कुछ क्षेत्र मिलते हैं, यह है नॉर्वे, यहां पर आता है स्वीडन, और इसी के जस्ट बाजू में आपको दिखाई देता है फिनलैंड वाला एरिया। तो नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड आपको यहां पर मौजूद दिखाई देते हैं। और ये जो नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड है, याद रखो कि इनको कंबाइनली स्कैंडिनेवियन नेशन कहा जाता है। स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप कहा जाता है। स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप में 3 देशों को शामिल किया गया है। स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप क्या है, तो मैंने अभी इससे पहले के मैप में एक मैप बनाया था यहां पर कि भाई ये जो येलो कलर वाला एरिया नजर आ रहा है यह है स्कैंडिनेविया पर्वत। और यहीं पर मैंने आपके साथ एक बात साझा की थी कि स्कैंडिनेविया पर्वत हो, ग्रीनलैंड हो या फिर चाहे कैनेडियन शील्ड वाला एरिया हो, है ना, ये आयु के दृष्टिकोण से, भौगोलिक आयु के दृष्टिकोण से ये एक ही भूखंड माने जाते हैं या फिर इनकी जो आयु है ये समान मानी जाती है। तो ये है हमारा स्कैंडिनेविया पर्वत, और इस स्कैंडिनेविया पर्वत का विस्तार यहां मुख्य एरिया में जिन जिन देशों तक है उसको नाम दिया जाता है स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप। परंतु यदि स्कैंडिनेवियन नेशन की, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की हम बात करते हैं तो याद रखना इसमें डेनमार्क और आइसलैंड को भी शामिल कर लिया जाता है। मैं रिपीट करता हूं कि सबसे पहले मैंने आपके साथ क्या बोला, तो असल में स्कैंडिनेविया पर्वत का विस्तार आपको किन देशों में मिलता है, तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, तो इनको नाम दिया जाता है स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप का। ठीक है, तो इसमें आ जाएंगे नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड वाले क्षेत्र। परंतु यदि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की मैं बात करता हूं, अब यहां पर 2 बातें हैं, यानी कि एक मैं ले रहा हूं ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से। जब आप बात करेंगे ज्योग्राफी की तो ज्योग्राफी में आप 3 ही देशों के नाम लेंगे, और ये कौन से हैं, एक आता है भाई नॉर्वे, एक आ जाएगा स्वीडन और एक आ जाएगा फिनलैंड। परंतु यदि कल्चर के दृष्टिकोण से यानी कि सांस्कृतिक दृष्टिकोण से यदि मैं बात करूंगा तो यहां पर तो पूरी संस्कृति, वहां के कल्चर को शामिल किया जाएगा। तो याद रखना सांस्कृतिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो फिर इसमें कई और देश आते हैं, उनमें से मुख्य देशों की मैं बात कर रहा हूं। कई बार कमेंट सेक्शन में आप लोग लड़ने लगते हैं कि सर ये भी आते हैं, नो डाउट कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में और भी कई देशों को शामिल किया जाता है, परंतु मैं कल्चर के दृष्टिकोण से यदि बात करूं तो यहां पर डेनमार्क को भी शामिल कर लिया जाएगा, और डेनमार्क के साथ साथ यहां पर आइसलैंड को भी शामिल कर लिया जाएगा। अब देखो क्यों कहा जाता है कि ज्योग्राफी को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होता है और कॉन्सेप्चुअली पढ़ना होता है। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में मैंने आपके साथ एक बात साझा की थी, यदि आप ग्रीनलैंड को देखेंगे तो ग्रीनलैंड पर अधिकार है डेनमार्क का। तो यहां पर जब मैं बोल रहा हूं कि डेनमार्क को कल्चरल दृष्टिकोण से इस स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के अंतर्गत शामिल किया जाता है, तो आपको यह बात याद रखनी है कि असल में इसमें ग्रीनलैंड को भी शामिल किया जाएगा। तो प्रायद्वीप और देश में दोनों की बात कर रहा हूं। तो यदि प्रायद्वीप की बात करें मतलब कि ज्योग्राफी की मैं बात कर रहा हूं, और यदि मैं देशों की बात कर रहा हूं मतलब कि मैं कल्चर के दृष्टिकोण से बोल रहा हूं, तो यहां पर डेनमार्क और आइसलैंड भी आ जाएंगे, और जब डेनमार्क आएगा तो उसमें ग्रीनलैंड को भी शामिल कर लिया जाएगा। उसी प्रकार से याद रखिएगा कि जहां पर आप नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड की बात कर रहे हैं, इन्हीं को कंबाइनली नॉर्डिक नेशन की संज्ञा भी दी जाती है।
यानी कि यदि नॉर्डिक देशों की हम बात करें तो इन्हीं को नॉर्डिक देश भी कहा जाता है। और यदि नॉर्डिक देशों की बात करते हैं तो नॉर्वे की राजधानी, स्वीडन की राजधानी और फिनलैंड की राजधानी, ये सभी किसी ना किसी सागर के तट पर आपको स्थित देखने के लिए मिलेंगी। तो भाई नॉर्डिक देशों के संदर्भ में भी आपको ये सिनेरियो याद रखना है। अब मैं यहां पर कुछ राजधानियों के बारे में बता रहा हूं, एटलस ओपन कर लेना और एटलस ओपन करके इन सभी को आप मार्क करना चालू करिएगा। देखिएगा भाई, सबसे पहले यदि आप नॉर्वे की राजधानी देखेंगे तो नॉर्वे की राजधानी आपको देखने के लिए मिलती है ओस्लो, जो कि इस सेक्शन में मौजूद है ना। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, जो कि यहाँ पर आपको मौजूद देखने के लिए मिलेगी। और फिनलैंड की राजधानी है हेलेंस्की, जो कि इस सेक्शन में आपको मौजूद देखने के लिए मिलेगी। अब इनकी मैं नेमिंग कर देता हूं, देखिएगा भाई। सबसे पहले नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, और ये ओस्लो किस सागर के तट पर है तो आप शायद देख पा रहे होंगे कि उत्तरी सागर वाले एरिया में ये आपको ओस्लो दिखाई देती है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, ये आपको मौजूद दिखाई देती है कहां पर, बाल्टिक सागर के तट पर, तो ये है स्टॉकहोम। और जब आप इससे ऊपर बढ़ना चालू करते हैं तो फिनलैंड की राजधानी है हेलेंस्की, जो कि असल में मौजूद है किस सागर के तट पर, तो ये आपको मौजूद देखने के लिए मिलेगी इस फिनलैंड की खाड़ी के तट पर। अब मैं इतना जूम इन नहीं कर सकता हूं, तो भाई मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ताकि आप ये पूरी मार्किंग भी अच्छे से कर पाओ और मैपिंग जो आप करोगे है ना, नोट्स बनाओगे जो आप, वो भी आप अच्छे से बना पाओ। ठीक है, तो ये वाला सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब इन्हीं को नॉर्डिक देश भी कहा जाता है, इन्हीं को स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी कहा जाता है। स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला यानी कि प्रायद्वीप की बात भी यहीं पर हुई। और जब आप इससे आगे जाते हैं तो यह है मोरमोस्क बंदरगाह, जिसके बारे में ऑलरेडी डिस्कशन हो गया है। जब आप इसके आगे आएंगे तो याद रखिएगा कि फिर यहां से आर्कटिक महासागर में मौजूद कुछ सीमांत सागरों का डिस्कशन है, उसकी बात मैं एशिया महाद्वीप में करूंगा। नीचे आ जाओ तो यहां पर आपको दो सागरीय क्षेत्र यानी कि वाटर बॉडी देखने के लिए मिलेंगी। और यदि इन वाटर बॉडीज की मैं बात करता हूं तो एक का नाम है भाई काला सागर और एक आता है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर जो कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और काला सागर जो कि असल में भूमध्य सागर का ही विस्तार है, और भूमध्य सागर जो कि असल में अटलांटिक महासागर का विस्तार है। बात समझिए क्या बोली मैंने, यहां पर अटलांटिक महासागर का विस्तार है, दैट इज इसको नाम दिया जाता है भूमध्य सागर वाला एरिया। ये है हमारा भूमध्य सागर वाला क्षेत्र, और भूमध्य सागर का ही विस्तार है एक क्या, दैट इज ये हमारा काला सागर वाला एरिया। अब याद रखो कि काला सागर वास्तविकता में एक सागर है, और यदि कैस्पियन सागर की हम बात करते हैं तो कैस्पियन सागर वास्तविकता में एक सागर नहीं है, इसको सागर कहा जाता है, बट वाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, देखो यदि हम गुणों की बात करेंगे, इन दोनों के गुणों की बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करेंगे, तो दोनों के गुण समान है। यानी कि सागर का पानी खारा होता है, कैस्पियन सागर का पानी खारा है ना, इसका भी पानी खारा है। परंतु इसके पानी खारे होने का एक मेन कारण है कि असल में ये एक सागरीय क्षेत्र है, क्योंकि असल में भूमध्य सागर एक सागर है, क्योंकि ये विस्तार है अटलांटिक महासागर का। परंतु कैस्पियन सागर के खारे होने का मेन कारण इसका सागर होना नहीं है, क्योंकि असल में ये एक झील है, इसीलिए इसको वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट स्लाइन वाटर लेक कहा जाता है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहा जाता है। ठीक है, इसके खारे होने का मेन कारण है यहां पर आसपास के क्षेत्र में मौजूद जो मिनरल्स हैं यानी कि जो खनिज हैं, उसके कारण यहां का पानी खारा हो गया है। जैसे कि लाइक यदि आप भारत में देखेंगे तो भारत में आपको कई प्रकार की खारे पानी की झीलें मिलती हैं, सांबर झील हो है ना, केवलादेव झील हो, देगाना हो, दियोवाना हो, ये कई प्रकार की खारे पानी की झीलें हैं। तो क्या आसपास कोई सागरीय क्षेत्र है? नहीं, असल में राजस्थान के में जो चट्टानें पाई जाती हैं उनमें मेटलिक मिनरल्स यानी कि धात्विक खनिज बहुत अधिक मात्रा में विद्यमान होते हैं, और इन्हीं धात्विक खनिजों वाली चट्टानों के संपर्क में जब ये पानी आता है तो ये इसी मिनरल्स के गुणों के कारण ये पानी में जो लवणों की मात्रा है ये बढ़ जाती है, और पानी में लवण की मात्रा बढ़ना मतलब कि पानी का खारा हो जाना, और इसीलिए आपको राजस्थान में खारे पानी की झीलें नजर आती हैं। तो वर्ल्ड में जितनी भी ऐसी झीलें हैं जिनका किसी भी वाटर बॉडी के साथ या फिर किसी भी सागरीय क्षेत्र के साथ कनेक्शन नहीं है, और यदि वो खारे पानी की झील है, इसका मतलब है कि उसके आसपास के एरिया में कहीं ना कहीं आपको धात्विक खनिज की मौजूदगी अवश्य देखने के लिए मिलेगी। सेम एज कंडीशन आपको इसके साथ भी नजर आती है कि कैस्पियन सागर के आसपास का जो रीजन है ना, यहां पर मौजूद जो चट्टानें हैं, इन चट्टानों में बहुत ही अल्प मात्रा में ही सही परंतु हां कुछ मात्रा में आपको धात्विक खनिज अवश्य मौजूद दिखाई देता है, और जिसके कारण यहां पर
जो जल है ये लवणीय हो गया है और इसीलिए वर्ल्ड की सबसे बड़ी लवणीय पानी की झीलों में काउंट की जाती है। इवन वर्ल्ड की सबसे बड़ी काउंट क्या की जाती है भी, दैट इज नाम क्या है इसका, कैस्पियन सागर। अब जब कैस्पियन सागर की बात आई है तो यहां पर यह भी बात इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भाई आसपास के कौन कौन से देश हैं जो कि इस कैस्पियन सागर के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले मैं एक मैप आपको बताता हूं कि असल में ऐसा मानिए भाई कि यह है हमारा भूमध्य सागर वाला सेक्शन, दैट इज यह है पूरा पूरा भूमध्य सागर वाला एरिया। कुछ इस प्रकार से मैं इसको ड्रॉ करता हूं, ठीक है। ये नीचे अफ्रीका वाला सेक्शन है, इसको मैं इस प्रकार से बंद कर देता हूं। तो यहां पर आपको भूमध्य सागर मौजूद दिखाई देगा। इसके आगे जब आप आएंगे तो यहां पर आपको काला सागर वाला एरिया मिलता है। काला सागर से जब आप आगे आते हैं तो यहां पर आपको दैट इज ये मिलता है हमको कैस्पियन सागर वाला क्षेत्र, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ये मिलता है हमको कैस्पियन सागर वाला रीजन। अब देखना कि असल में क्या है कि भाई ये है भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर जिस जलसंधि के द्वारा काला सागर से जाकर मिलता है उस क्षेत्र को क्या नाम दिया जाता है, उसको नाम दिया जाता है बास्पोरस जलसंधि। एटलस में जाना है, यहां पर आपको एक जलसंधि मिलेगी, इसको नाम दिया जाएगा बास्पोरस जलसंधि। देखना मैं पूरा जूम इन कर रहा हूं, ठीक है, तो ध्यान से मेरी बात समझना है। यहां पर एक जलसंधि मिलेगी, इससे नाम दिया जाएगा बास्पोरस जलसंधि। अब मैं कुछ देशों के नाम यहां पर लिख रहा हूं और उन देशों को अच्छे से बिल्कुल ध्यान से आप मार्क करना। एटलस ओपन ना हो तो इसी मैप को आप अपना आधार बनाकर इन सभी बातों को समझ लेना। ये यहां पर कुछ देश हैं, इनकी भी मैं नेमिंग कर देता हूं, जैसे कि लाइक यहां पर आपको मिलेगा ग्रीस, है ना। ये वाला जो एरिया है इसे नाम दिया जाएगा भाई इटली, दैट इज इटली, ठीक है। आप जरा समझने का प्रयास करिएगा, ये ग्रीस हो गया और ये इटली हो गया। अब यहां पर एक सागर है, इसे नाम दिया जाता है भाई टिरहिनियन सागर, ग्रीन कलर से मैं लिख रहा हूं, इसको नाम दिया जाता है टिरहिनियन सागर या फिर टिरहिनियन सी। टिरहिनियन सागर से जब आप आगे की ओर आते हैं तो यहां पर आपको एक सागरीय क्षेत्र मिलेगा, इसको नाम दिया जाता है इयोनियन सागर, दैट इज इयोनियन सी या फिर इयोनियन सागर। यहां पर आता है एड्रियाटिक सागर वाला एरिया, दैट इज एड्रियाटिक सागर। और एड्रियाटिक सागर से जब आप आगे की ओर जाएंगे, एड्रियाटिक सागर, इससे आगे की ओर जब आप जाते हैं तो यहां पर आपको मिलेगा इजियन सागर वाला एरिया, दैट इज कॉल्ड इजियन सी या फिर इजियन सागर वाला सेक्शन, ठीक है। अब इजियन सागर का ही विस्तार है एक यहां पर छोटा सा सागर, इसको मार्क करिएगा, यह है हमारा एजोव सागर। क्या बोला, नहीं आ रहा समझ में, है ना। फिर से करता हूं, देखो भाई, सबसे पहले मैंने आपके साथ बात की थी कि यह है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर के अंतर्गत कुछ और छोटे छोटे सागर हैं, जैसे कि टिरहिनियन है ना, यह है एड्रियाटिक, यहां पर आता है इयोनियन और यह आता है इजियन सागर, ठीक। इतनी बात समझ में आई। इजियन सागर का एक छोटा सा सागर है ना, जो कि असल में काला सागर और इजियन सागर के मध्य में है, इसको नाम दिया जाता है एजोव सागर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एजोव सागर। और एजोव सागर बास्पोरस जलसंधि के माध्यम से जुड़ता है किसमें, काला सागर से, ठीक है। यहां पर बास्पोरस जलसंधि है जो कि काला सागर को एजोव सागर से जोड़ती है, और एजोव सागर ऑलरेडी विस्तार है किसका, इजियन सागर का। और इजियन सागर एक छोटा सा सीमांत सागर है भूमध्य सागर का, और भूमध्य सागर जिब्राल्टर जलसंधि के द्वारा किससे जुड़ता है, अटलांटिक महासागर से। यहां पर यह है जिब्राल्टर जलसंधि जो कि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से कनेक्ट करने का कार्य करती है। क्षमा करिएगा, ये एजोव नहीं है, ये मोरमुरा सागर है ना, एजोव तो आगे आएगा, ये मोरमुरा सागर है। तो बात समझ में आई कि भाई मोरमुरा सागर विस्तार है किसका, दैट इज मोरमुरा सागर। मोरमोस्क बंदरगाह नहीं, मोरमोस्क बंदरगाह अलग है और मोरमुरा सागर अलग है। मोरमुरा सागर विस्तार है किसका, इजियन सागर का। इजियन सागर विस्तार है भूमध्य सागर का। भूमध्य सागर विस्तार है किसका, अटलांटिक महासागर का। अटलांटिक महासागर भूमध्य सागर से जुड़ता है किस चैनल के द्वारा, तो जिब्राल्टर जलसंधि के द्वारा, और जिब्राल्टर जलसंधि को कहा जाता है भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार। और इसी भूमध्य सागर में, अब आगे मत बढ़ो, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। इसी भूमध्य सागर में दो आइलैंड नेशन आपको देखने के लिए मिलेंगे, और ये दो आइलैंड नेशन कौन से हैं, तो एक आता है साइप्रस जो कि असल में एशिया महाद्वीप का है, यहां पर आपको मौजूद दिखाई देता है साइप्रस,
ये एशिया महाद्वीप के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक है, कोई ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना भूमध्य सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। और यहाँ पर आपको मौजूद दिखाई देगा माल्टा, दैट इज माल्टा, ये भी एक देश है। अच्छा, एक और बात कि ये जो इटली है ना, इटली से जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक आइलैंड मिलेगा, इसको नाम दिया जाता है सिसिली द्वीप। और सिसिली द्वीप पर यदि आप देखें तो एक एक्टिव वॉल्केनो आपको देखने के लिए मिलेगा, और इस वॉल्केनो को नाम दिया जाता है माउंट एटना। तो यहां पर एक ज्वालामुखी है, कहां, सिसिली आइलैंड पर, इसको नाम दिया जाता है माउंट एटना ज्वालामुखी, एक प्रकार का एक्टिव वॉल्केनो है ये। ठीक है, इस यहीं पर इटली के बाजू में यदि आप यहां पर देखेंगे तो माउंट विसुवियस एक और ज्वालामुखी मिलेगा। तो माउंट एटना और साथ में माउंट विसुवियस, ये भूमध्य सागर में स्थित दो एक्टिव वॉल्केनो हैं, इनके बारे में याद रखना है। अब देखो, जब इतनी बात आई है तो और बात आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, यहां पर इयोनियन है, टिरहिनियन सागर को इस इयोनियन सागर से एक जलसंधि जोड़ने का कार्य करती है, और इसको नाम दिया जाता है मैसेना की जलसंधि। यहां पर ये बातें नोट करता हूं। देखिए भाई, सबसे पहले मैंने आपके साथ क्या बात की कि ये जो टिरहिनियन हमारा सागर है, जस्ट अ सेकेंड भाई, टिरहिनियन सागर को, ठीक, इयोनियन सागर से, दैट इज इयोनियन, इयोनियन सागर से जो जलसंधि कनेक्ट करती है, इसको नाम दिया जाता है मैसेना की जलसंधि या फिर मैसेना स्ट्रेट। बस नाम याद रखना है ना, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है इसका, केवल नाम याद रखना है। और साथ में जब आप आगे बढ़ते हैं तो इस एड्रियाटिक सागर को इस इयोनियन सागर से एक जलसंधि कनेक्ट करती है, और इस जलसंधि को नाम दिया जाता है ओट्रेंटो, ओट्रेंटो की जलसंधि। ठीक है, तो दैट इज ओट्रेंटो की जलसंधि यहां पर आपको स्थित देखने के लिए मिलेगी। अब मैं रिपीट करता हूं वापस से, ठीक है, बहुत ज्यादा हो गया है, शायद ओवरलोड ना हो जाए। सबसे पहले मैंने बताया कि भाई यूरोप के पश्चिमी भाग में आपको अटलांटिक महासागर का विस्तार मिलेगा। अटलांटिक महासागर जिब्राल्टर जलसंधि के माध्यम से जुड़ता है भूमध्य सागर से। भूमध्य सागर के ही कुछ सीमांत सागर हैं, टिरहिनियन, इयोनियन, एड्रियाटिक और इजियन। टिरहिनियन सागर को इयोनियन सागर से जो जलसंधि जोड़ती है, इसको नाम दिया जाता है मैसेना की जलसंधि। इयोनियन सागर को एड्रियाटिक सागर से जो जलसंधि जोड़ती है, इसको नाम दिया जाता है ओट्रेंटो की जलसंधि। और साथ ही साथ इसी का एक विस्तार है इजियन सागर, और इजियन सागर का ही विस्तार है मार्मोरा सागर, जो कि बॉस्फोरस जलसंधि के माध्यम से कनेक्ट होता है इस काला सागर से, और यहां पर आपको स्टैब्लिश देखने के लिए मिलेगा, दैट इज कॉल्ड ब्लैक सी, यानी कि यह है हमारा काला सागर वाला एरिया। अब जरा आगे समझते जाओ कि ये जो काला सागर है, इसी की संपूर्ण कहानी है। यानी कि यदि आप रशिया यूक्रेन वॉर देखोगे तो रशिया यूक्रेन वॉर का डायरेक्टली रिलेशन आपको इस काला सागर से भी देखने के लिए मिलेगा। क्यों भाई? क्योंकि इसी काला सागर के साथ सीमा बनाने वाले जो देश हैं, उनको यदि आपने समझ लिया तो मोटे मोटे आधार पर ही सही आप यह अंदाजा लगा पाएंगे कि भाई किस प्रकार से एक ज्योग्राफिकल लोकेशन इतने बड़े युद्ध को अंजाम दे सकती है। देखिएगा भाई, काला सागर के तट पर एक क्षेत्र है जिसको नाम दिया जाता है क्रीमिया, दैट इज कॉल्ड क्रीमिया। याद रखो, ये वही क्रीमिया है ना, जिसको वर्ष 2014 में रशिया ने यूक्रेन से छीन लिया था। यानी कि शायद आपने सुनी होगी ये बात कि असल में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय एक देश हुआ करता था जिसका नाम था युगोस्लोवानिया, और ये जो युगोस्लोवानिया है, याद रखिएगा कि इसका विखंडन हुआ था लगभग 11 देशों में। ठीक है, फिर अलग अलग देश बने थे, इनमें से एक देश था हमारा सर्बिया और साथ में एक देश था हमारा यूक्रेन। ठीक है, अब यूएसएसआर, युगोस्लोवानिया, इन दोनों की एक अलग कहानी है। यदि इसको मैं इस लेक्चर में बताऊंगा तो ये लेक्चर काफी बड़ा हो जाएगा। तो यहां पर केवल आप इतना समझना कि असल में ये जो यूक्रेन है, यूक्रेन का एक क्षेत्र है क्रीमिया, इसको वर्ष 2014 में रशिया ने अपने अंडर में ले लिया था। और जब वर्ष 2014 में अपने अंडर में लिया तो फिर वर्ष 2022 की ये बात है, जब वर्ष 2022-23, हाँ 22 या 23 की ये बात है, जब रशिया यूक्रेन वॉर चालू होता है, और रशिया यूक्रेन वॉर में ये क्रीमिया अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। याद रखो कि एक एनक्लोज समझौता है। एनक्लोज समझौते के अकॉर्डिंगली यदि कोई भी देश है या फिर देश का कोई भाग है और ये किसी क्षेत्र में आता है, तो उसके आसपास जितनी भी वाटर बॉडी है,
यहां पर उस संबंधित देश का अधिकार होगा, जैसे कि भारत का बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर में अधिकार है। क्यों? एनक्लोज समझौते के तहत। तो यहां पर जब क्रीमिया पर अधिकार हुआ रशिया का, तो इसके द्वारा, इस क्रीमिया के द्वारा काला सागर पर भी इसने अपना अधिकार जमाया। और यदि काला सागर पर इसका अधिकार था तो फिर ये बास्पोरस जल संधि को पार करते हुए, मोरमुरा सागर को पार करते हुए और अन्य सीमांत सागरों को पार करते हुए अटलांटिक महासागर में अपनी पहुंच बना सकता था, और जो कि इसने बनाई भी। अब इसके लिए ये आवश्यक क्यों है? क्योंकि असल में यदि आप रशिया को देखोगे तो रशिया का जो पूर्वी भाग है ये लगता है प्रशांत महासागर के साथ, और यहां पर एक बंदरगाह है जिसको नाम दिया जाता है व्लादिवोस्टोक बंदरगाह, और ये व्लादिवोस्टोक बंदरगाह से वर्ष भर व्यापार नहीं कर सकता है। ठीक है, नो डाउट यहां पर ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग भी है जिसके द्वारा तमाम प्रकार की एक्टिविटीज हो सकती हैं, परंतु याद रखिएगा व्लादिवोस्टोक उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और ना ही मोरमुस्क बंदरगाह भी कई बार आप देखेंगे कि फ्रीज हो जाता है जब नॉर्वेजिया की गर्म जलधारा प्रवाहित होती है। तो इसके लिए इसके परम आवश्यक था रशिया के लिए कि भाई कोई ऐसा मार्ग हो जिसके द्वारा ये वर्ष भर व्यापार कर पाए, और वो मार्ग बना कौन सा? ये भूमध्य सागर वाला एरिया। और इसी का विरोध करता है यूएसए, और इसी का विरोध किया जाता है अदर नेशन के द्वारा कि भाई रशिया ने यह मार्ग गलत खोजा है और ये मार्ग को फॉलो नहीं करना चाहिए रशिया के द्वारा। तो याद रखिएगा कि ये जो क्रीमिया है ये वर्तमान में चर्चा में है, और क्यों चर्चा में है? तो रशिया यूक्रेन वॉर के तहत 1000 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लगभग 3 वर्ष बीत चुके हैं, परंतु अभी भी ये युद्ध एक अंतिम मोड़ पर आ जाएगा ऐसी गुंजाइश नहीं लग रही है। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से ये युद्ध एक नए मोड़ पर पहुंच रहा है ऐसा कहा जा रहा है, परंतु देखिएगा भाई कि आगे चलकर ये किस मोड़ पर पहुंचता है। तो खैर, यदि हम जियो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से चर्चा करते हैं तो असल में याद रखिएगा कि ये क्रीमिया वर्तमान में बहुत ही ज्यादा चर्चा में है, और ये किस सागर के तट पर आता है? तो ये आता है काला सागर के तट पर। अब जो आप क्रीमिया की लोकेशन देखेंगे तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग लोकेशन है इसकी, क्रीमिया की। क्यों भाई? क्योंकि इसी काला सागर के अंतर्गत एक और सागर आता है जिसको नाम दिया जाता है एज़ोव सागर। इस सेक्शन में आपको मौजूद दिखाई देता है एक और सागर जो कि है एज़ोव सागर। और याद रखो कि एज़ोव सागर को काला सागर से एक जलसंधि के द्वारा जोड़ा जाता है, या फिर एक जलसंधि जोड़ने का कार्य करती है, और इस जलसंधि को क्या नाम दिया जाता है? कैरिच जलसंधि। तो यहीं पर आपको मौजूद दिखाई देगी एज़ोव सागर और काला सागर के मध्य में कैरिच स्ट्रेट या फिर कैरिच जल संधि। यह भी बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो तमाम प्रकार की जलसंधियां हों, सीमांत सागर हों, ये तमाम प्रकार के सिनेरियो आपके लिए परम आवश्यक हैं। इनको अच्छे से आप नोट डाउन कर लेना, अच्छे से याद रखना, और बार बार, कम से कम 2 बार इस वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा, है ना। यानी कि कई बार ये हो जाता है कि भाई हम बोलते इतने सारे तथ्यों को पढ़ लेते हैं कि उन सभी तथ्यों को एक साथ याद कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसके लिए बार बार रिवीजन करना बहुत आवश्यक है। अब यदि आप इस काला सागर को देख रहे हैं एटलस में, तो काला सागर के साथ सीमा बनाने वाले कुछ सागरीय क्षेत्रों की, कुछ देशों की भी हम बात कर लेते हैं। जैसे लाइक यदि आप देखेंगे तो सबसे पहले एक देश नजर आ रहा है जिसको नाम दिया जाता है बुल्गारिया। ये इसके साथ सीमा बनाता है। बुल्गारिया के अलावा एक और देश नजर आएगा जिसको नाम दिया जाता है रोमानिया, या रोमानिया भी इसको नाम दिया जाएगा, रोमानिया। पुराना यूएसएसआर, आज का रूस भी इसके साथ सीमा बनाता है। साथ ही साथ यूक्रेन भी इसके साथ सीमा साझा करता है। और यदि बात की जाए तो भाई एक और देश है जो कि इसके साथ सीमा बनाएगा, दैट इज टर्की नजर आ रहा है आपको इसी के पास। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा कि यदि ये बात आई है तुर्की की, तो इसी के लिए एक फैक्चुअल डेटा कि इसको यूरोप का बीमार देश कहा जाता है, क्योंकि भाई जिस प्रकार से रशिया आधा आता है यूरोप में और आधा आपको स्टैब्लिश देखने के लिए मिलेगा, कहां पर आधा मिलता है ये एशिया में, उसी प्रकार से ये टर्की भी है जो कि आधा यूरोप में आता है और आधा आता है कहां पर? ये यूरोप, एशिया महाद्वीप में। तो आधा भाग इसका बहुत ही ज्यादा विकसित है और आधा भाग इसका बिल्कुल भी विकसित नहीं है, और आधा भी नहीं है वो 20% ये यूरोप में आता है, 80% ये लगभग एशिया महाद्वीप में आता है। तो इसको कहा जाता है सिक मैन ऑफ यूरोप, या फिर यूरोप का बीमार देश, या फिर बीमार आदमी, क्योंकि एकमात्र यूरोप का ये ऐसा देश है जो कि अल्प विकसित कैटेगरी में है, या फिर यूं कहा जाए कि विकासशील स्थिति में है। ये बात समझ में आई? तो यहां पर बुल्गारिया, रोमानिया, रूस, यूक्रेन, टर्की, ये वो देश हैं जो कि काला सागर के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। और इसके बाद आपको एक और क्षेत्र देखने के लिए मिलेगा, दैट इज कैस्पियन सागर, जिसको वर्ल्ड की सबसे बड़ी खारे पानी की झील की संज्ञा दी जाती है। और इसके खारे होने का कारण मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिया है, दैट इज कैस्पियन सागर, वर्ल्ड लार्जेस्ट स्लाइन वाटर लेक।
और यदि इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज की बात की जाए, यानी कि कौन कौन से देश इसके साथ सीमा साझा करते हैं, तो देखिएगा भाई, सबसे पहले यहां पर अजरबैजान आता है। तो सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेगा अजरबैजान। अजरबैजान के बाद मिलता है रूस, यानी कि रशिया। ठीक है, फिर आता है यहां पर तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर इसके बाद आपको दिखाई देता है ईरान वाला एरिया। ठीक है, और एक और मिलता है जिसको कहा जाता है कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान भी आपको यहां पर स्टैब्लिश देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये 5 देश हैं जो कि असल में इसके साथ, किसके, कैस्पियन सागर के साथ सीमा साझा करते हैं। अच्छा, एक और बात, जब इतनी बात आ गई है, यानी कि अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया है, केवल केवल सीमांत सागरों के बारे में डिस्कस किया है। ये देखो, आसपास मौजूद सभी सीमांत सागरों के बारे में डिस्कस हुआ था। फिर हमने कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर के बारे में डिस्कस किया। अब जिब्राल्टर जल संधि के बारे में पूरा डिस्कशन मैंने अफ्रीका महाद्वीप में ऑलरेडी ही कर लिया है। तो ये वाला पूरा डिस्कस हो गया है। अब देखिएगा, एक और बात है, तो यहां पर ये पूरे सागरीय क्षेत्र कंप्लीट हुए हैं। अब देखिएगा कि इसी के आधार पर मैंने एक स्टेटमेंट पहले ही आपके साथ साझा किया था कि भाई, यूरोप को असल में प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। तो अब इस बात को जरा समझना। आपको ये बात पता है कि अब कौन कौन से सागर हैं, कौन कौन से महासागर हैं, सीमांत सागर हैं, जल संधियां हैं, उसके आधार पर जरा देखना चालू करिएगा कि असल में यदि आप इस सेक्शन को देखेंगे तो इसको नाम दिया जाता है आइबेरिया का प्रायद्वीप या फिर आइबेरियन पेनिनसुला। ठीक है, दैट इज कॉल्ड आइबेरिया का पेनिनसुला। यहां पर यदि आप देखें तो 2 देशों को शामिल किया जाएगा। एक आता है कौन सा, पुर्तगाल, जो कि यूरोप का सबसे पश्चिमी देश है, और एक आता है स्पेन। ठीक है, जो कि पुर्तगाल के जस्ट बाजू में देखने के लिए मिलेगा। पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन, जो कि यूरोप की सबसे पश्चिमी राजधानी में भी काउंट की जाती है। ठीक है, तो यह है हमारा आइबेरिया का प्रायद्वीप। आइबेरिया के प्रायद्वीप के बाद जब आप इस डेनमार्क वाले एरिया को देखते हैं, जो कि इस उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर और साथ में बाल्टिक सागर से घिरा हुआ है, इस एरिया को नाम दिया जाता है जूटलैंड पेनिनसुला या फिर जूटलैंड प्रायद्वीप का। ठीक है, दैट इज, ये पूरा एरिया है जूटलैंड पेनिनसुला का। जब आप इसके ऊपर जाते हैं तो जहां पर स्कैंडिनेविया पर्वत का विस्तार है, यह है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड वाला एरिया। मैंने पहले ही बताया है कि भाई इस एरिया को नाम दिया जाता है स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप का, और इसमें 3 देश हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। और स्कैंडिनेवियन नेशन में कितने देश आते हैं ज्योग्राफिकली, और साथ ही साथ यदि कल्चर के दृष्टिकोण से हम देखें तो ये बात भी मैंने आपके साथ साझा कर ली है ना। तो दोनों बातों में कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो ये है स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप। और फिर आप आगे आते हैं तो देखिएगा भाई, जहां पर आपको सफेद सागर वाला रीजन दिखाई दे रहा था, यहीं पर आपको एक और क्षेत्र मिलेगा, दैट इज कोला प्रायद्वीप वाला सेक्शन। ये है हमारा कोला पेनिनसुला वाला क्षेत्र। बात समझ में आई? तो ये पूरा कोला प्रायद्वीप। इनकी नेमिंग कर देता हूं और कौन कौन से देश इसमें शामिल किए जाते हैं वो मैं यहां पर लिख देता हूं। तो भाई ये है वो देश। इसमें आता है पुर्तगाल, स्पेन। पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। और क्यों जाना जाता है, तो यहां पर कुछ पठार हैं, कुछ
पर्वत हैं उनके लिए ये फेमस है। यह है जूटलैंड पेनिनसुला जो कि उत्तर सागर और बाल्टिक सागर से घिरा हुआ है। डेनमार्क इसमें शामिल किया जाता है। स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड को शामिल किया जाता है। और ये वाला जो एरिया नजर आ रहा है यह है आइसलैंड, और आइसलैंड की राजधानी नजर आएगी आपको रेकजाविक। और ये जो रेकजाविक है ये पूरे वर्ल्ड की सबसे उत्तरतम राजधानियों में गिनी जाती है। यहाँ पर कोला प्रायद्वीप आता है जिसका सबसे फेमस बंदरगाह नजर आएगा आपको, क्या, ये मॉर्मोस बंदरगाह। और मॉर्मोस बंदरगाह का डायरेक्टली रिलेशन यहाँ से निकलने वाली नॉर्वेजिया की जो गर्म जलधारा है इसके साथ आपको देखने के लिए मिलेगा। यह हुआ पार्ट ए। अब देखिएगा लगभग वीडियो 1 घंटे का हो गया है, तो मैं इससे ज़्यादा लंबा इसको नहीं करता हूं, नहीं तो भाई आप इसको पूरा नहीं देख पाएंगे। जो अगला चरण हमारा रहेगा यानी कि नेक्स्ट वीडियो जो आएगा इसमें हम इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन और साथ ही साथ इस यूरोप महाद्वीप की नदियों को समझने का प्रयास करेंगे। और उसमें हम प्रयास करेंगे कि ये ज्योग्राफिकल लोकेशन भी कंप्लीट हो जाए और साथ ही साथ यूरोप महाद्वीप की नदियां भी हम उसी सेक्शन में कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो ये पार्ट ए था। मुझे लगा था कि इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, इसीलिए मैंने मैपिंग भी यहीं पर कर दी थी, परंतु यही मैपिंग मैं रखूंगा और अगले वीडियो में मैं ये तमाम प्रकार की चीजें आपके साथ साझा करूंगा। तो मैपिंग मैं अपनी यहीं पर रखूंगा और फिर ये तमाम प्रकार की चीजें यानी कि जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है इसको मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँगा। तो भाई पार्ट 2 इसका आएगा इसी यानी कि इसके जस्ट बाद, तो उसको भी आप जरूर देख लीजिएगा ताकि ये तमाम प्रकार के जो सिनेरियो हैं ये आपको भली भांति आधार पर समझ में आ जाए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, अपना रिस्पेक्टिव कमेंट सेक्शन में छोड़कर जा सकते हैं। और यदि इसकी PDF आपको डाउनलोड करनी हो तो आप मेरे टेलीग्राम हैंडल अभिषेक कुमार ज्योग्राफी पर जाकर इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ यूरोप के पार्ट 2 में। जब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।